वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी भसीन आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, देश की गहमा गेबी से रिलेटेड है। और आप लोग समझ गए होंगे, आज मेरा ये संक्षिप्त वीडियो है 131वें संविधान विधेयक पर जो सदन में लाया गया था और कल 2/3 बहुमत की कमी के कारण ये बिल सदन में गिर गया है, ये मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, देखने में ऐसा लगता है शायद विपक्ष ने बहुत भारी लोकतंत्र की हत्या की है, लेकिन जहां कबीरदास जी के एक कपलेट को फिर याद करना चाहूंगा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, और यदि आप बेचारे और बूढ़े बन के किनारे पर बैठे रहेंगे तो सतही ज्ञान से परिचित होंगे। मैं एक शिक्षक हूं, किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन अधर्म का विरोध करना और धर्म का समर्थन करना मेरा कर्तव्य है। मित्रों, चलिए आपको उन बारीकियों से अवगत करवाता हूं जो मैंने पिछले 12 घंटे में कलेक्ट करने की चेष्टा की है, एक प्रयास किया है। 131वां संविधान संशोधन बिल जो सदन के पटल पर लाया गया था, 3 मूलभूत बिंदु इसमें थे। एक तो वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दूसरा डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑब्वियसली असेंबलीज, थर्ड some matters related to union territory having assemblies like Puducherry, Chandigarh and Delhi. फ्रेंड्स, आपको इतिहास के पन्नों पर ले जाना मैं अपना पावन कर्तव्य समझता हूं। 18 से 22 सितंबर 2023, यह मैं कह सकता हूं भारतीय संविधान का स्वर्णिम काल था। 4 दिन का यह काल भारतीय लोकतंत्र का, मेरे देश के सबसे बड़े और विश्व के सबसे बड़े संविधान का पावन पवित्र 4 दिनों का एक लोकतंत्र का पर्व था, और वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने के लिए। 18 से 22 सितंबर 2023 जब लोकसभा की नई बिल्डिंग बनके तैयार थी, अचानक घोषणा की गई थी 18 से 22 सितंबर को एक लोकतंत्र का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। उस समय यह घोषणा नहीं की गई थी कि देश की नारियों को उनके मूल अधिकारों को प्रदान करने का यह पावन उत्सव मनाया जा रहा है। कोई बात नहीं, बाद में यह समूचे देश में एक दिवाली के पर्व की तरह मनाया गया था, और वो ये था, ये जो 18 से 22 सितंबर 2023 का पार्लियामेंट का सेशन था, ये मैं आपको बता दूं, 18 सितंबर को पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग में शुरू हुआ था। आप चेक कर लीजिए, 19 सितंबर 2023 को इसको नई बिल्डिंग में ले जाया गया था, और वो दिन भारतीय संस्कृति का, भारतीय वर्ष का बहुत ही शुभ दिन था, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी 9 सितंबर 2023 को, 18 सितंबर 2023 को लोकसभा के पुराने भवन में, लेकिन 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी के दिन यह लोकसभा नई बिल्डिंग में शिफ्ट की गई थी, और 20 सितंबर को, या सॉरी 21 सितंबर को, 20 सितंबर को कहूं, 20 सितंबर 2023 को यह बिल पेश किया गया था और लोकसभा में इसको पारित कर लिया गया था, जिसमें महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने पास किया था, 21 सितंबर 2023 को
21 सितंबर 2023 को चेक कर लीजिएगा, राज्यसभा ने इसको पारित कर लिया था। 28 सितंबर 2023 को हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया था। और जब कोई बिल अप्रूव राष्ट्रपति कर देता है, उसके बाद वो गजट के रूप में प्रकाशित होता है। 29 सितंबर 2023 को गजट प्रकाशित हो गया था कि अब लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और होना चाहिए था 50%, नहीं तो 48%। चलिए 33% की गई थी। ये मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। कृपया आप भी जागरूक नागरिक बनकर एआई में जाकर कहीं भी पढ़ने का प्रयास करें। 20 सितंबर 2023 लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हो गया था। 28 सितंबर 2023 को हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। 29 सितंबर को गजट का रूप ले लिया गया था। और ये जो पार्लियामेंट बुलाई गई थी 18 से 22 सितंबर तक, लेकिन चूंकि 21 सितंबर को ही राज्यसभा में यह पारित हो गया था, चूंकि इसी उद्देश्य से पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया था, 22 की जगह 21 को ही सिनेडाई लोकसभा और राज्यसभा को कर दिया गया था। यह भी एक ऐसा शब्द है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम जानते हैं? SINE, सिनेडाई। सिनेडाई का मतलब क्या है? सिनेडाई का मतलब है विदाउट एनी डे। जब किसी भी अगले अवसर की कोई तारीख निश्चित नहीं होती तो उसे सिनेडाई SINEDIE कहा जाता है। तो जो 22 सितंबर को सिनेडाई पार्लियामेंट को होना था, वो 21 सितंबर को ही चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हो गया था, सिनेडाई कर दी गई थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, प्रधानमंत्री जी ने उसे राष्ट्रपति जी ने उसे अप्रूव कर दिया, और वो मैं समझता हूं 29 सितंबर 2023 को गजट का रूप ले लेता है। उसके बाद पुनः 131वें संविधान संशोधन बिल के रूप में लाना, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कितना सही है? क्या आप 33 से बढ़ा के 48% रिजर्वेशन कर रहे थे? यदि वो करते तो 131वें संविधान संशोधन बिल का स्वागत होता। जो कार्य अपने आप में लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया था, राष्ट्रपति जी ने अप्रूव किया था, तभी गजट बना था। फिर उसको आप एक नए संविधान संशोधन विधेयक के रूप में क्यों ला रहे हैं? एक नागरिक होने के नाते मैं इस प्रश्न का जवाब अपने उन मित्रों से चाहूंगा जो आंख मीच कर इस समय लोगों को गालियां दे रहे हैं कि आप नारी विरोधी हैं। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? जब एक आपका संविधान संशोधन गजट बन चुका है, फिर आप दोबारा ला रहे हैं। उसी समय सरकार को चाहिए था 2023 29 सितंबर को, मैं कह रहा हूं, गजट बन गया था, 33% लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। 2024 से ही, जो 2024 में आम चुनाव हुए थे, लागू हो जाना चाहिए था। मैं नहीं जानता सरकार की क्या मंशा थी। 2023 में अचानक संसद का सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया, गजट बनवाया और फिर उसे लंबित कर दिया। अति सुंदर होता, स्वागत योग्य होता। शुभस्य शीघ्रम, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा है, शुभ कार्य शीघ्र होना चाहिए। 2024 के चुनावों में ही इसको लागू कर दिया जाता। क्यों नहीं लागू किया? इस प्रश्न पर सरकार की ओर उंगली उठना स्वाभाविक है। चलिए अब मैं कल की बात पे आ जाता हूं। आप 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, उसमें अलग अलग 3 बिल थे। सबसे पहला बिल यही था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैं फिर कहूंगा, जब 29 सितंबर 2023 को यह गजट बन चुका था, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद, द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय राष्ट्रपति जी के अप्रूवल के बाद
फिर आप इसको सदन के पटल पर क्यों लाए थे? क्यों नहीं ये नियम 2024 से लागू किया गया था? नहीं भी किया आपने तो इसे सदन की पटल पर लाने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं, चूंकि अब सरकार इस बिल का उपयोग जो 131 में दूसरा बिल लाया गया था, और वो था लोकसभा सीटों का सीमांकन या डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट। सीमांकन का मतलब क्या है, यह मैं आपको बता दूं। भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई है, यदि जनसंख्या बढ़ती है और प्रतिनिधित्व बढ़ने की आवश्यकता होती है तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, जिसको सीमन या सीमांकन कह सकते हैं, कमीशन कहा जाता है। और वो फिर जितनी भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं या विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उनकी सीमा निर्धारित करता है। कल सरकार ने कहा था कि हम सीमांकन कर रहे हैं, 543 सीट इस समय है, और कितनी होंगी ये कोई भी निश्चित नहीं कह सकता है। 40 भी हो सकती हैं, हो सकता है 30 हो, 830 से 850 के बीच में मैं कह रहा हूं। यदि डिलिमिटेशन होता है, पुनर्निर्धारण सीमाओं का होता है, डिलिमिटेशन होता है, 543 से बढ़कर 850 सीटें हो सकती हैं। अब जो महिला आरक्षण अधिनियम एक एक्ट बन चुका है, उसको इस डिलिमिटेशन के साथ जोड़ने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? यह सबसे बड़ा संदेह का घेरा यही प्रारंभ कर देता है। तीसरा पॉइंट मैं समझता हूं बहुत ही माइनर है, जो यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के सीमांकन से भी संबंधित है। लिखा नहीं है, चाहे वो पुडुचेरी हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, जहां भी विधानसभाएं हैं। जम्मू एंड कश्मीर में ये ऑलरेडी 2020 से 2022 के बीच डिलिमिटेशन या सीमांकन करके लागू कर दिया गया है। मुख्य मुद्दा है, 3 पॉइंट हैं। पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दूसरा डिलिमिटेशन या सीमांकन, और तीसरा यूटी सीमांकन। तीसरे बिंदु और दूसरे बिंदु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक राज्य से संबंधित है तो एक केंद्र शासित विधानसभाओं से संबंधित है। लेकिन क्या जो बिल 2023 में एक एक्ट का रूप ले चुका है, उसे पुनर्सीमांकन के माध्यम से जोड़ना, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कहलाएगा? चूंकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, हम समझते हैं कि विपक्ष तो बना ही विरोध करने के लिए है। मैं मानता हूं इस समय जितना प्रबल विपक्ष लोकतंत्र में होना चाहिए उतना भारत में नहीं है। लेकिन यह बात पूर्णतः सही है, संविधान निर्माता बाबा साहब जी अम्बेडकर और समुचित संविधान समिति की बड़ी भारी दूरदृष्टि थी कि यदि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, सरकार बनानी है, 50+ सीट्स होनी चाहिए। यदि 50% से एक भी सीट ज्यादा है तो आप सरकार बनाने के हकदार हैं। लेकिन कोई भी संशोधन 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता। और संविधान निर्माताओं की यही दूरदृष्टि कल प्रत्यक्ष रूप से सफल होती हुई दिखाई दी। जब वोटिंग करवाई गई, पहले 4:30 का टाइम था, फिर 6:30 हो गया। पक्ष में 298 थे, विपक्ष में 230 थे। यानी मैं ये कह दूं 68 फेवर में ज्यादा थे कि 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि रखते हुए 2/3 बहुमत की व्यवस्था की थी, और 2/3 बहुमत के लिए 352 वोटों की आवश्यकता होती है, जबकि केवल 298 थे। मैं कह सकता हूं 54 वोटों की कमी के कारण, कौन सी कमी? 2/3 बहुमत में कमी के कारण 131वां संविधान संशोधन बिल कल गिर गया है। कृपया आप कमेंट करके मुझे कहें, मैं हर आपकी आलोचना स्वीकार करने को तैयार हूं। एक नारी आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में जो 2023 में पूरा मामला निपट चुका है, फिर आप उसे सदन के पटल पर 131वें संविधान संशोधन के रूप में क्यों ला रहे हैं?
2011 के बाद क्यों नहीं अभी तक जनसंख्या गणना शुरू हुई है? 2021 में होनी चाहिए थी, कोरोना आया था। छोड़ दीजिए, 22 या 23 में सेंसस जनगणना शुरू हो जानी चाहिए थी। उसके बाद डिलिमिटेशन, या जो मैंने कहा आपसे 543 लोकसभा की सीटें हैं, पुनर्सीमांकन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद कहां तक जाती हैं? 560 या 80 तक। ये जनसंख्या सेंसस के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। बिना जनसंख्या गणना के 2011-2026 15 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है? उत्तर में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, पश्चिम भारत में कितनी बढ़ी है, उत्तर भारत में कितनी बढ़ी है, दक्षिण भारत में कितनी बढ़ी है? तो बिना जनसंख्या गणना या सेंसस के डिलिमिटेशन करना, पुनर्सीमांकन करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। और मैं ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद मानूंगा कि सरकार ने जनता की आंखों में क्या मिर्ची झोंकने का काम किया है या धूल झोंकने का काम किया है। जो प्रक्रिया 2023 में 29 सितंबर 2023 को गजट का रूप ले चुकी थी, आप उसको दोबारा 131वें संविधान संशोधन के रूप में किस तरह पटल पर ला सकता हूं? लोकतांत्रिक देश का एक छोटा सा शिक्षक होने के नाते अपने विचार आपके सम्मुख रखे। कृपया मुझे क्रिटिसाइज करने का प्रयास कीजिए, सही लगे लाइक करके शेयर करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।